यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए 9 जिलों की 60 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया है, जिसके बाद अब डोर टू डोर प्रचार करने पर नेताओं का जोर रहेगा। तो वहीं आपको बता दें कि चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि चौथे चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा में मतदान होगा। तो वहीं चुनाव प्रचार थमने के बाद निर्वाचन आयोग ने भी कमर कस ली है। चलिए इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अमरीश, देखिए 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान और मतदान में आचार संहिता आज से लग गई है। निर्वाचन आयोग ने भी कमर कस ली है। चुनाव के प्रचार का शोर आज से थम जाएगा। किस तरीके से रणनीति अब रहेगी डोर टू डोर प्रचार की, और इसके बाद जब चुनाव का दिन सामने आएगा 23 फरवरी, तो क्या तस्वीर देखने को मिलेगी, बताएं। देखिए, जैसी निश्चित तौर पर तीन चरणों का चुनाव हुआ उसमें ये तो तय हो गया है कि वोटर चाहता क्या, क्योंकि सामान्य जो ये मतदान है 60% का, इसको औसतन मतदान कहा जा सकता है जी। अब जो ताजा अब है वो 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान है। अब इस मतदान में 9 जिलों में 60 सीटें हैं। इन 60 सीटों पर भविष्य है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अवध क्षेत्र, ये जो चुनाव है 9 जिलों में, उसमें अवध क्षेत्र की भूमिका अत्यधिक होती है और यहाँ पे वोटर हमेशा तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी। 2012 के पहले तक बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता था अवध क्षेत्रों को, लेकिन अब सामंजस्य के हिसाब से अब तरीका बदला है। अब वोटर जानता है कि अगर हमें सरकार बनानी है तो हमें सुयोग्य सरकार बनानी होगी जी। अब इन 9 जिलों में 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के महारथियों का गढ़ है। ये अगर बात करें राजनाथ सिंह को, तो उनका संसदीय क्षेत्र लखनऊ है। स्मृति ईरानी, उनका संसदीय क्षेत्र अमेठी है, उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से हराया था। वहीं अगर लखनऊ की बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर का घर है। वहीं लखीमपुर की बात करें तो वो घर अजय मिश्रा टेनी का है। जो ताजा मामला था, जिनका जो बेटा था वो किसानों पर गाड़ी चलाकर उनको मारने में दोषी पाया गया था, अभी फिलहाल जमानत पर बाहर हुआ है। तो ये ऐसे महारथियों का गढ़ है जहां पर उनकी वोट की जो सेंधमारी है वो सबसे अधिक और वोट प्रतिशत भी उनका अधिक है। तो भाजपा के ऊपर इस वक्त ये भी निगाहें सकती हैं कि जो वोट बैंक उनके पास है इन क्षेत्रों में, क्या वो उसको कायम रख सकेंगे। वहीं अगर प्रदेश सरकार की बात करें तो 2 बड़े मंत्री यानी ब्रजेश पाठक और आशुतोष टंडन, ये तो वो बड़े नेता हैं जो प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। अब सबसे बड़ी बात ये होगी समझने योग्य कि 2017 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी, उनमें इन सभी नेताओं की एक अहम भूमिका थी। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या उस प्लेटफॉर्म को 2022 में समाजवादी पार्टी ध्वस्त कर पाएगी या फिर से यही सरकार बनाएगी। जैसे अमरीश, इसके अलावा 6 बजे से चुनाव प्रचार थम गया है हालांकि, लेकिन राज्य में चुनाव प्रचार को अपने चरम पर हमने देखा। तीनों चरणों में अभी भी चौथे चरण के लिए पूरा चरम पर रहा। लखनऊ एयरपोर्ट पर हर घंटे 4 से 5 चार्टर प्लेन नजर आए और सभी दिग्गज उसमें पहुंचते हुए अपने चुनावी आज पूरा दिन भर जो उनका स्केड्यूल रहा वो भी ऐसा रहा। लेकिन फिर भी जो मतदान का फीसदी निकल कर आ रहा है अमरीश, वो कहीं ना कहीं सोचने विषय नहीं है क्या? चूंकि 50 से 55% के बीच मतदान होना औसतन मतदान इसे कहा जा रहा है। क्या चौथे चरण में सभी पार्टियां मिलकर वोटर्स को खींचकर ला पाएंगी मतदान के बूथ स्थलों तक? देखिए, चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने जब तारीखों की घोषणा की थी, जैसी उस वक्त कोरोना फिर से अपने चरम पर था और उस वक्त ये सबसे बड़ा मुद्दा था कि क्या जो वोटर है वो घरों से निकलकर ये रिस्क ले सकेगा कि वो फिर से जिस तरीके से चुनाव में मत डालता था, वोट डालता था, तो वो फिर से हो सके। क्योंकि कोलकाता में हमने देखा जब पश्चिम बंगाल में चुनाव था, उस वक्त कोरोना की चपेट में या कोरोना की जद में बहुत से लोग आए थे, रैलियां थी, तो उसको देखते हुए चुनाव आयोग ने सबसे पहले रैलियों पर रोक लगाई थी। हालांकि 2 चरणों के बाद रैलियों को कुछ अनुमति मिली थी, लेकिन उस पर भी एक संशय बरकरार था कि कितने लोग आ सकते। चुनाव आयोग ने उसको दुगना किया, 500 से 1000 की भीड़ को चुनाव आयोग ने अनुमति दी। फिलहाल 23 फरवरी के चुनाव का आज प्रचार प्रसार का जो दिन था वो शाम को
समाप्त हो चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग की बात होगी, लेकिन बड़ा विषय यह है कि सोशल मीडिया के जरिए सभी राजनीतिक दल लोगों को अपनी तरह से किस तरीके से वो अपने जो संकल्प पत्र हैं उसको लोगों तक जन जन तक पहुंचाए, उस पर भी काफी सहमति बनी है। लेकिन बड़े नेताओं का जो आना, जो आपने कहा है, वो लगातार जारी रहेगा 7 मार्च तक, क्योंकि 7 मार्च तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला जो चुनाव था वो अवध तक पहुंच चुका है। अब अवध से ये जो चुनाव है ये अब पूर्वांचल की तरफ रुख करेगा, और पूर्वांचल का जो वोटर है वो हमेशा से सधा हुआ है, और पूर्वांचल के वोटरों पर ही 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छी खासी सेंधमारी की थी। लेकिन उसमें उस वक्त उनका जो साथ था, जो उनका उस साथ में प्रयास 2 बड़े नेताओं का था, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़ चुके हैं। वो थे ओम प्रकाश राजभर और दूसरे थे स्वामी प्रसाद मौर्य। इन दोनों ने ही पार्टी को छोड़ा है। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जिनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ती है, और जब अभी बैक टू बैक 2 से 3 दिन के अंदर नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार प्रसार करेंगे पूर्वांचल में, तो वो दिशा और दशा तय करेगा कि अब आगे की रणनीति क्या होगी पार्टी, क्योंकि अखिलेश यादव की भी रैलियों में भीड़ अच्छी खासी उमड़ रही है। तो अब ये जो प्रचार प्रसार आज थमा है लखनऊ और अवध के आसपास के क्षेत्रों का, अब वो 27 तारीख के लिए अपना पूरा जो जोर है वो पार्टियां लगाएंगी 5वें चरण के लिए। जी अमरीश, मेरा अगला सवाल वही था। 2017 में जिस तरीके से एक तरफा लहर देखने को मिली थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी का चारों तरफ नाम गुंजायमान हो रहा था और काफी क्लियर कट जीत उस टाइम मिली थी, लेकिन इस बार संघर्ष करके कहीं ना कहीं जीत मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भीड़ जुट रही है। मुलायम सिंह यादव जब बीते दिनों स्टेज पर पहुंचे और उन्होंने काफी ज्यादा वृद्धावस्था में है, जिस तरीके से उन्होंने अपनी आवाज में कहा हाथ जोड़कर के अखिलेश को वोट दीजिए, एक तरीके से सिंपैथी वोट भी यहाँ मिल सकता है, चूंकि एक पिता अपने पुत्र के लिए वोट की मांग कर रहा है। काफी अच्छा उनका राजनीतिक कद रहा है राजनीति में, तो काफी टक्कर का मुकाबला इस बार हो सकता है ना अमरीश, इस पर क्या विश्लेषण आपका? बिल्कुल जैसी, एक बहुत अच्छा प्रश्न है। 2017 में चुनाव लड़ा गया था नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चेहरे पर। नरेंद्र मोदी वो चेहरे थे जिन्होंने 2014 की प्रचंड लहर के साथ केंद्र की सत्ता में काबिज हुए थे, और उसके बाद अन्य राज्यों में जैसे जैसे चुनाव होते गए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव हुए। 2017 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था उसमें भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, और शपथ ग्रहण के 2 दिन पहले तक भी किसी को नहीं सोचा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के रूप में प्रेजेंट किए जाएंगे। लेकिन इस बार का जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश का वो चुनाव है जहां पे बहुत सालों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी राज्य में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही फेस को रिप्रेजेंट कर दिया है, और वो फेस है योगी आदित्यनाथ। मतलब ये वो चेहरे हैं जो नरेंद्र मोदी से भी आगे निकलता हुआ एक चेहरा है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके पास हिंदुत्व का एक एजेंडा है, प्रचंड बहुमत है हिंदू वोट बैंकों की, उसको साधा है भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के रूप में। और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के साथ साथ हर जगह अपने पोस्टर, बैनर, फ्लैग हर जगह योगी आदित्यनाथ की फोटो को भी प्रेजेंट किया है। लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो 2012 से 17 के बीच में अपनी विकास के वो काम को, अपने विकास की वो भागीदारी को जिस तरीके से संकल्प पत्रों के साथ अखिलेश यादव प्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, उससे ये कहीं भी इस बात को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि इस बार की जो लहर है, इस बार की जो हवा है वो सपा के भी साथ है, क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि दिल्ली का रास्ता अगर तय करना है, उनको लखनऊ की सत्ता पर फिर से काबिज होना है, तो ये चुनाव उनके लिए बहुत अहम है। और मुलायम सिंह यादव को भी पता है कि 2022 का चुनाव अगर समाजवादी पार्टी के हाथ से निकलता है तो 2024 का जो रास्ता है वो बहुत कठिन होगा। ये सभी पार्टियां जानती हैं, क्योंकि दिल्ली का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर होकर निकलेगा। 80 लोकसभा सीटों की ये उत्तर प्रदेश का राज्य है, और ये तय करता है कि केंद्र की सत्ता में कौन विराजमान होगा और कौन देश का अगला चेहरा होगा। लेकिन उससे पहले 7 मार्च तक 7 चरणों का ये जो चुनाव है, इसकी दिशा और दशा ये वो बड़े चेहरे तय करेंगे जिन्होंने जनता के बीच में अपनी आवाज उठाई है। बिल्कुल यकीन। 5 सालों में 14 वर्ष के वनवास के बाद भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है, वो प्रयास किया है कि अगला 5 साल जनता उसको दे। लेकिन विकास की वो जो डोर थी जिसको अखिलेश यादव ने 2012 से 17 तक संभाल के रखा था, अब वो 22 में नई हवा है, नई सपा है के स्लोगन के साथ बढ़ रहे हैं। ये देखने वाली बात दिलचस्प है कि आखिर सत्ता पर जनता किसको विराजमान करती है। चलिए अमरीश, अब जल्दी से एक बार चौथे चरण के जो चुनाव है उन पर बात कर लेते हैं। 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। चुनाव है 23 फरवरी को। हॉट सीट्स इसमें से क्या है, जैसे तीसरे चुनाव में हमने करहल का एक बहुत ज्यादा नाम सुना, सुर्खियों में करहल सीट, चूंकि अखिलेश यादव आ रहे हैं, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। इस चुनाव में, चौथे चरण के चुनाव में हॉट सीट्स कौन सी रहेंगी?
देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। सबसे पहले मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था, लखनऊ की वो 2 सीटें पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के सुपुत्र वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। आशुतोष टंडन जी वो कैबिनेट मंत्री भी हैं वर्तमान में प्रदेश सरकार में। इसके साथ साथ ब्रजेश पाठक जो कि पूर्व में सांसद भी रहे हैं और इस सरकार में वर्तमान जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसमें कानून मंत्री के पद पर काबिज हैं। ये 2 चेहरे। इसके अलावा अगर रायबरेली की सीट की बात करें तो सबसे बड़ा चेहरा था अखिलेश सिंह। अखिलेश सिंह वो चेहरे थे जो लगातार 5 से 6 बार रायबरेली के विधायक रहे और उसके बाद उन्होंने अब उनकी सुपुत्री जो है अदिति सिंह वो कांग्रेस में विधायक थी, लेकिन वर्तमान में अगर उनकी बात करें तो अब वो भाजपा का दामन थाम चुकी है और भाजपा की ही टिकट पर चुनाव लड़ रही है। तो ये वो कुछ बड़े चेहरे होंगे जिस पर इस बार का चुनाव है और इस बार का जो समीकरण है राजनीतिक वो उनके इर्द गिर्द इस सीटों पर घूमेगा। बिल्कुल, चलिए अमरीश बहुत शुक्रिया फिलहाल साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत साझा करने के लिए। ये थे यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह, तमाम जानकारी देते हुए। साथ ही 23 फरवरी को चौथे चरण का चुनाव है और उस पर भी उन्होंने अपना विश्लेषण यहाँ